नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम हर दिन कानून व्यवस्था से जुड़े ऐसे मुद्दों को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिस पर आम जनता का जागरूक होना बेहद जरूरी है। हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रताड़ना की। इससे जुड़े कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहते हैं। अगर कोई ऑनलाइन प्रताड़ना मसलन साइबर बुलिंग या फिर स्टॉकिंग से परेशान है तो वो क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है, ये हम आज आपको बताएंगे। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश भी करेंगे। साइबर बुलिंग दरअसल एक तरह से ऑनलाइन रैगिंग है। यह इंटरनेट के माध्यम से होने वाला शोषण। इसमें किसी को धमकी देना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, भद्दे कमेंट और घृणास्पद बयानबाजी करना, अश्लील भाषा, फोटो का गलत इस्तेमाल आदि काम करने जैसे शामिल होते हैं। ऑनलाइन गेम के जाल में फंसाकर रुपए ऐंठना भी बुलिंग नया प्रचलित तरीका है। अगर बच्चों में अचानक ही अवसाद बढ़े, सामाजिक आयोजन से डरे, कंप्यूटर या मोबाइल से डरे, नींद भूख बढ़ जाए या फिर घट जाए, हिंसक या अति निराशावादी जैसे लक्षण दिखाई दें, तब आप समझ जाएं कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। साइबर क्राइम का ही एक चेहरा है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का इंटरनेट के जरिए पीछा करता है और उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाने और प्रताड़ित करने की कोशिश करता है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। आज ऑनलाइन प्रताड़ना या फिर साइबर बुलिंग से संबंधित कानून की ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी मौजूद हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साथ ही हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस विषय से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके जहन में चल रहा है तो आप बेझिझक हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 0120-621-7937, 0120-672-7938, ये 2 नंबर हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं सबसे पहले ऋषिपाल जी आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिरकार साइबर बुलिंग की कानूनी परिभाषा क्या है। देखिए अक्षय जी, साइबर बुलिंग को अगर हम बुलिंग शब्द को ही अगर परिभाषित करते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, उसको एक सामान्य शब्द में कहा जाए तो उसको हम परेशान करना कहते हैं। अब वो परेशान करना जो है वो किसी हद तक हो सकता है। कई बार परेशान करना जो है मानसिक हो सकता है, कई बार परेशान करना शारीरिक हो सकता है, कई बार परेशान करना इमोशनल तरीके से हो सकता है। जैसे आप जानते हैं हमारे देश में विशेष तौर पे आप देखेंगे कि किस तरह से आईटी सेक्टर का लगातार विस्तार होता जा रहा है। सोशल मीडिया लगातार जो है स्थान लेती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो हम फिजिकली जो हम लोगों से मिलना है वो कंपैरेटिवली कम हो गया, हम लोगों से सोशली मिल रहे हैं। तो बुलिंग का जो वो वाला हिस्सा था जो पहले आप सोचते थे क्लासरूम के अंदर या कोर्ट्स में या स्कूल के अंदर जो बच्चे एक दूसरे को रैगिंग करते थे, परेशान करते थे, बुलिंग करते थे या गली मोहल्ले में होता था, तो वो फिजिकली ना होकर जो साइबर क्राइम, साइबर के द्वारा यानी कि इंटरनेट के द्वारा जो बुलिंग हो रही है, इंटरनेट के द्वारा जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो एक जिसको हम बुलिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को अगर अक्षय जी समझे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। और इस समस्या में जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़ित जो होता है, पीड़ित के साथ लगातार बुलिंग हो रही होती है या वो ब्लैकमेल हो रहा होता है। उसको पता नहीं चलता है किस तरीके से जो है वो ब्लैकमेल हो रहा है और किस तरीके से उसको परेशानी का झेलना पड़ रहा है। और बहुत ऐसे हम कोर्ट में देखते हैं, बहुत बार फाइनेंशियली ब्लैकमेल होते हैं, फाइनेंशियली उनको लॉस होता है, बहुत बार लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बुलिंग को जब आप समझते हैं कि बुलिंग की को हम परिभाषित करते हैं या बुलिंग को जब सामने जाते हैं और साइबर स्पेशली, उससे बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि जो बुलिंग करने वाला जो अपराधी होता है, वो अपराधी एक सामान्य, जब एक अपराधी जो होता है, जैसे आप देखते हैं कि सामान्य केस में कोई व्यक्ति जो अपराध करता है तो थाना क्षेत्र को अधिकार होता है और थाना क्षेत्र जो है उसके अंदर कार्रवाई एफआईआर दर्ज करता है और व्यक्ति को अपराध उसको वो करता है, अरेस्ट करता है। बुलिंग में सबसे बड़ी समस्या जो साइबर बुलिंग में ये होती है कि जो अपराधी होता है वो विक्टिम से बहुत दूर हो सकता है। कई बार तो दूसरे राज्य में हो सकता है, कई बार दूसरे देश में भी हो सकता है। तो ये अपने आप में समस्या बुलिंग की, ये अपने आप में बहुत ही प्रॉब्लम वाली है, क्योंकि उसको जो अपराधी को जो अपराध होता है उसको पकड़ पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है।
और बुलिंग को जो समझते हैं तो बुलिंग हर लेवल पे होती है, बच्चों की भी होती है, महिलाओं की भी होती है, जो लड़कियां उनकी भी होती है। कई बार जो है हमने देखा है कि सामान्य जो पुरुष है उनकी भी किसी न किसी मामले में जो है अगर ब्लैकमेलिंग हो रही है, या मान लो कोई आपने कमेंट कर दिया है या आपने कोई फोटोग्राफ डाल दिया है तो बहुत भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो सोशल मीडिया और स्पेशली जो आपने आज मैटर लिया है साइबर बुलिंग का जो लिया है, उसमें ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या। इसको हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्रोल करते हैं, ट्रोल हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी समस्या है जो साइबर क्राइम के अंदर हम आजकल देख रहे हैं। यानी एक तरह से कहा जाए कि एक ट्रैप है जिसमें जाल में लोगों को फंसा लिया जाता है और उसके बाद उनकी प्रताड़ना शुरू होती है। अगर कोई इस तरह से शिकार होता है तो उसको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अब से कुछ साल पहले तो जो सामान्यतः हमारे पास साइबर जो थाने नहीं हुआ करते थे जी, लेकिन अब लगातार जो है बड़े राज्यों के अंदर और बड़ी जगहों पर अब हर पहले तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और कोशिश की जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक साइबर जो थाना जरूर होना चाहिए जी। और वो साइबर थाने में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं वहाँ बैठते हैं और वही जो है बुलिंग की समस्या या चीटिंग की समस्या, साइबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। सामान्य तौर पे जो आपका पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पे अगर आप कंप्लेन करेंगे तो वहाँ के लोग एक तो एक्सपर्ट नहीं होते, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते कि जो साइबर बुलिंग है या साइबर क्राइम जो किसी के अगेंस्ट हो रहा है उस पर कुछ कार्रवाई कर सके। वो उतनी जल्दी प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको रोक नहीं सकते। तो इसलिए जो व्यवस्था की गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर क्राइम होता है। तो आपके लिए आप जब भी किसी के साथ ऐसा होता है कि कोई साइबर क्राइम हो रहा है, बुलिंग हो रही है, तो सामान्य थाने के अंदर भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो संबंधित डिस्ट्रिक्ट का जो साइबर क्राइम होता है और साइबर क्राइम थाना जो होता है वहाँ पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कंप्लेन को दीजिए और बहुत जल्दी वो उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं और बहुत जल्दी जो है आपकी समस्या का समाधान करते हैं। क्या ऐसे लोगों को पकड़ना इतना आसान होता है? जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि आपसे बहुत दूर हो सकता है, यहाँ तक कि देश की सीमा के पार भी हो सकता है। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करना, उनको जल्द से जल्द दबोचना क्या इतना आसान है? यही जो है समस्या आशीष सिंह जी, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जैसे सामान्य अपराध के अंदर अपराधी और विक्टिम, सामान्य अपराध में क्या होता है पास होते हैं, उसी जगह होते हैं, उसी क्षेत्र में होते हैं, आसपास कहीं ना कहीं होते हैं जो वो अपराध करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम के अंदर जो अपराधी होता है, पहली बात तो ये है कि आपने जैसे देखा होगा बहुत से लोग जो है बुलिंग करते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, वो फेक आईडीज बना के चलते हैं। एक तो उनको पहचान करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप पहचान करते भी है तो अगर वो जिस साइबर क्राइम जो पुलिस स्टेशन है अगर मान लो उसकी सीमा से बाहर है तो उसको पकड़ पाना ये अपने आप में एक समस्या हो जाती है। जैसे मैंने दूसरे बताया, अगर वो देश के बाहर है तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, अगर वो नेपाल में है, पाकिस्तान में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी इसमें समस्या। दूसरी बात क्या है कि जिस आईडी से, जैसे सामान्य अपराधी जो अपराध करता है, अपराधी की पहचान होती है, उसका एक नाम होता है। साइबर क्राइम के अंदर जो बुलिंग करने वाले, क्राइम करने वाले, चीटिंग करने वाले जो अपराधी हैं, वो अपनी आईडी को बहुत इजीली जो है वो उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसको चेंज कर लेते हैं। और आईडी बनाना उसके अंदर बहुत आसान है। सामान्य अपराधी अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए अगर किसी को आधार कार्ड बनाना हुआ तो आधार कार्ड का डुप्लीकेशन बहुत आसान नहीं है। लेकिन जो आईडीज बनती हैं वो आईडीज, डिफरेंट आईडीज बनाना जो है, जीमेल की आईडीज बहुत जल्दी सेकंडों के अंदर बन सकती है। केवल एक पॉइंट को आप चेंज करें, बहुत सारी आईडी बन सकती है। इंस्टाग्राम में बहुत सारी आईडी बन सकती है आपकी, फेसबुक पर डिफरेंट आईडीज है। तो ये जो डिफरेंट आईडीज बनाना है और फिर उसको, क्योंकि सब वर्चुअल है, पता नहीं कि पीछे कौन बैठा हुआ है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी साइबर क्राइम की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो यही होती है कि विक्टिम और जो अपराधी होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस, कई बार क्या होता है बहुत पास में होता है और कई बार क्या है बहुत दूर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम सब समझते हैं कि जो पुलिस होती है, साइबर क्राइम की एक्सपर्ट भी होती है और पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी लिमिटेशंस होती है, उनको अपराधी को पकड़ने में लिमिटेशन होती है। इसलिए कई बार आप देखते हैं सब अपराध हो जाता है और बहुत दिनों तक पकड़ नहीं पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिनके अंदर साइबर अपराधी आज तक पकड़े भी नहीं गए। बिल्कुल सर, कुछ ऐसी घटनाएं भी हाल के दिनों में सामने आई कि जैसा आपने कहा कि लोगों को ब्लैकमेल करने की प्रथा काफी तेज गति के साथ बढ़ी है। क्या आप कोई लिंक अगर क्लिक करते हैं या फिर आपके पास वीडियो कॉल आती है, उसके बाद से ब्लैकमेलिंग का वो सिलसिला शुरू होता है?
तो इस पर कैसे नकेल लग पाएगी, क्योंकि ये तो बड़ी चिंता का सबब है। और साथ में आजकल देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोन ऐप्स का इस्तेमाल लोग कर लेते हैं, इसके जाल में फंसते हैं। नौबत ये आ जाती है कि पूरे के पूरे परिवार को सुसाइड करना पड़ता है। हाल का एक घटनाक्रम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां पर एक ऐसे ऐप से परेशान होकर एक शख्स ने पहले अपने दोनों बच्चों की हत्या की और उसके बाद पति पत्नी दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय है सर। बिल्कुल आपने सही कहा अशोक सिंह जी। अब इससे पहले आपने जो उदाहरण दिया, उससे पहले एक उदाहरण यूपी का भी था, जिसके अंदर धर्म परिवर्तन भी आपने देखा है किस तरह से ऐप के द्वारा धर्म परिवर्तन हुआ था। तो जब भी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर या आईटी सेक्टर में, साइबर पर रहता, बहुत ज्यादा रहता है और बहुत ज्यादा जो अपनी पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वहाँ पे शेयर करता है, और ऐसी स्थिति में ऐसी संभावना होती है कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और आपको परेशान किया जा सकता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति उसको मान लीजिए ब्लैकमेल कर रहा है या उसको वायरल करने की कोशिश करे, तो कुछ ही सेकंडों के अंदर वो कई हजार लोग उसको देख सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति को अपने आत्महत्या करनी पड़ गई। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है और किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके द्वारा जो क्राइम है या ये स्थिति हो गई है, तो बहुत इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि हमारे पास साइबर एक्सपर्ट हो और काउंसलर्स हो, वो समझा सके कि जो हो गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका हम समाधान निकाल लेंगे और जीवन से बड़ी कुछ नहीं होता। और आप अगर ध्यान से चीजों करेंगे तो आप रास्ता बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के ऊपर सिंह साहब कि हमारे यहाँ पर जब ये समस्या होती है तो उसको कंसोल करने के लिए अभी भी काउंसलर्स नहीं है। पुलिस जिस तरह काम करती है आप सब जानते हैं। पुलिस को हम एक कंप्लेंट देते हैं, वो कई बार तो कंप्लेंट को परेशान करती है और वो उतनी कंसोल नहीं कर पाती। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में जब हो जाते हैं तो अगर कोई बच्चा है, कोई लड़की है, कोई भी है, उसको ऐसी स्थिति में कंसोल करे, समझाए कि क्राइम अगर हो रहा है तो उसको क्राइम को बढ़ावा देना, और इससे जो सोशल इम्पैक्ट है वो सोशल इम्पैक्ट एक व्यक्ति की लाइफ से बढ़कर नहीं है। तो ये काउंसलिंग है, वो काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो सेक्सुअल ऑफेंस के मैटर्स होते हैं उसमें काउंसलर्स को बुलाया जाता है और उसको किया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन ऐसे ही जो चीटिंग के मैटर होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी व्यक्ति की मान लीजिए 1 महीने की सैलरी आई और सैलरी ही चली गई, तो सोचिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। तो जरूरी है कि काउंसलिंग हो, लोगों को, अपराधियों को पकड़ा जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बड़ी गंभीरता से बात मैं कहता हूँ, जब साइबर अपराध होता है, कोई 20,000, 30,000, 50,000 का अपराधी अपराध कर लेता है, तो वो ये क्योंकि ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंड हो जाता है, तो इसमें गंभीरता जो है अभी कोर्स में वो गंभीरता नहीं है। इसको बहुत गंभीर लेना चाहिए और एक व्यक्ति जिस अपराध को रिपीट कर रहा है ऐसे लोगों को बेल नहीं ग्रांट होनी चाहिए। बिल्कुल सर, सवाल यही कि आखिरकार इस तरह के क्राइम करने वालों पर नकेल किस तरीके से और कसी जा सकती है, क्योंकि कई बार होता है कि समाज के डर की वजह से लोग सामने नहीं आ पाते और यही वजह होती है कि वो ब्लैकमेलिंग का लगातार शिकार होते हैं। या तो वो पैसे देते रहते हैं या फिर अंत में नतीजा वही होता है जैसा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हम जिक्र कर रहे हैं। लीगल हेल्पलाइन और बेहद खास मेहमान एडवोकेट ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आप दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम साइबर बुलिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रताड़ना की। अगर आप भी ऑनलाइन प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, उससे संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप बेधड़क हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले ऋषिपाल जी, जो हम बात कर रहे थे कि साइबर बुलिंग की शिकायत होने पर किन धाराओं के तहत केस दर्ज हो सकता है? देखिए, अगर साइबर पुलिस को आपने शिकायत करी है और आपने बुलिंग की शिकायत करी है या आपने चीटिंग की शिकायत करी है, तो 2 तरीके से जो है एफआईआर दर्ज होती है। एक तो आईपीसी के प्रोविजन, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि फेक आईडी से काम कर रहा है, फेक नाम से काम कर रहा है, तो सेक्शन 419 इम्पर्सनेशन जो होता है, दूसरा बहरूपिया बन के करना तो 419 जो है 420 लग सकती है। इसके अलावा आईटी एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 66 के अंदर बहुत सारे प्रोविजन है, डिफरेंट प्रोविजन तो उनमें होती है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि लगातार कोई व्यक्ति कंप्यूटर से स्टॉकिंग कर रहा है, लगातार देख रहा है, तो स्टॉकिंग भी जो 354D जो है वो होती है। तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। तो ये जब साइबर सेल से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है, तो कभी आप ये मत समझिए कि केवल आईटी एक्ट में ही एफआईआर दर्ज होगी।
उसके अलावा जो प्रोविजन और अट्रैक्ट होते हैं और उसके लॉ के वो भी अट्रैक्ट होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि जैसे मान लो जो IT एक्ट में भी जो प्रोविजन है, जिसकी तरह हम अगर मान लीजिए 66A की बात करें, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये इम्पोर्टेंट, ये जो एक्ट है ये डिफरेंट है। इनको ट्रैक कर पाना, इनको अपराधी को ढूंढ पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इनके अंदर जो है अपराधी को ढूंढना, उसकी डिफरेंट जो ID चेंज करता है उसको पता लगाना, और फिर ऐसे लोगों को जो है कोर्ट में सामने लाना। क्योंकि ये अधिकांश जो मैटर हैं ये सारे के सारे जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण बेलेबल ऑफेंसेज हैं। बेल जो है अपराधी को थाने से मिल जाती है, ये अपने आप में जो है एक मुश्किल बात होती है। क्योंकि अपराधी को आप देखते हैं जब बेल थाने से मिल जाती है तो चार्जशीट होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। चार्जशीट होती है, चार्जशीट होते होते 4-5 साल मामूली तौर पे जो है एविडेंस पे आते आते लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विक्टिम है उसका मोरल बहुत डाउन होता है। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स है कि जब हम ऐसे व्यक्ति को ट्रैक नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जरूरी है कि जो लोग साइबर क्राइम अगर करते हैं, जैसे आपने ड्राइविंग, जो लोग आपने देखा होगा जो लोग ड्राइविंग करते हैं, वो गलत ड्राइविंग करते हैं, 3 या 4 बार गलत ड्राइविंग करते हैं, उनका लाइसेंस जो है वो जब्त हो जाता है, वो गाड़ी नहीं चला सकती। लेकिन हमारे ऐसा प्रोविजन कोई नहीं है कि व्यक्ति अगर मान लो साइबर क्राइम कर रहा है और एक बार उसने क्राइम किया एक ID से, 2 बार किया, तो किसी भी तरीके से उसकी जो कम्युनिकेशन है या उसको इंटरनेट को यूज करना किसी तरह से प्रोहिबिट हो सके। इसीलिए जो अपराधी जो है डिफरेंट अपनी ID चेंज करते हैं, डिफरेंट जगह चेंज करते हैं और दोबारा अपराध करते हैं। बिल्कुल सर, ये बड़ी चिंता का विषय है और आप कह रहे हैं कि इस पर और गंभीरता के साथ कदम उठाए जाने की जरूरत है। देश की मौजूदा सरकार की तरफ से डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है। तकनीक किस तरीके से बढ़ रही, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में तकनीक इस्तेमाल तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से साइबर क्राइम को रोकने को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में गंभीरता के साथ वो कदम उठाए गए हैं या फिर कोई उपाय अभी ऐसा मिल नहीं पा रहा इन पर नकेल कसने के लिए? मैं निजी तौर पे समझता हूँ कि जो कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी है जी। बहुत कुछ है जिसके ऊपर सरकार को करना चाहिए। डिजिटल, देखो ये तो हमारी मजबूरी है कि डिजिटल इंडिया या डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है जी। एक नया ऑल्टरनेटिव आपने सुना होगा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं जी। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्कआउट होगा तो ये समस्या, मतलब ये चीजें ये बहुत तेज से बढ़ेंगी। तब उस समय तो अब किसी को पहचान पाना, किसी को प्रूफ, मतलब उसको किसी की ID को जान पाना वो और मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं उतनी ही जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। उनकी जिम्मेदारी की उससे रिलेटेड जो क्राइम है उस क्राइम को ट्रैक करे, और इसके लिए जरूरी है कि उसको क्राइम को ट्रैक करने के लिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या वो जो एजेंसीज हैं वो एक्सपर्ट हो। वो अभी भी हम कोर्टों में, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कोर्टों में देखता हूँ बहुत बार जो है क्रिमिनल एक्सपर्ट कोर्ट के अंदर आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, सब इंस्पेक्टर आते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो लोग उतने एक्सपर्ट नहीं होते जितने की एक साइबर क्राइम करने वाले होते हैं। तो जितने एक्सपर्ट साइबर क्राइम है उतने ही एक्सपर्ट जो है उनको पकड़ने वाले होने चाहिए, तभी जाके हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, यानी कि लोगों को भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कम से कम आप खुद सचेत रहिए, लेकिन अगर इस तरह की ऑनलाइन प्रताड़ना का आप शिकार होते हैं तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो कानूनी उपाय हैं उन कानूनी उपायों के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिल सकता है, लेकिन जरूरी है कि इस संबंध में कानून की जानकारी आपको हो। बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।